The Fasna Pakka Hai series is hands down the best question answer series you can get for humanities students. फंसना पक्का है इज अ लाइफ सेवर। हर सवाल का जवाब फंसना पक्का है, ये नहीं देखा तो क्या देखा। स्वागत है ह्यूमैनिटीज की नंबर 1 क्वेश्चन आंसर सीरीज में। गांधी जी इस एक वीडियो के थ्रू तुम्हारा पूरा बापू का नॉलेज कंप्लीट हो जाएगा। तुम बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर के हर एक क्वेश्चन को फुल मार्क्स के लिए लिख के आओगे, ये मेरी गारंटी उन लोगों के लिए जो इस वीडियो को अच्छे से देखने वाले हो, स्किप करने वालों के लिए नहीं है, ठीक है। ये जो हम पीडीएफ यूज कर रहे हैं हमारी फंसना पक्का है सीरीज का, अगर आप इसको लेना चाहते हो तो आप हमारी twinbros.in में जाके आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से इसको एक्सेस कर सकते हो। पहले ही टॉपिक का पहला ही क्वेश्चन, 2 एमसीक्यू यहां पे देख लो। बापू ने 1893 में इंडिया छोड़ा था, 1915 में वापस आए थे। 15 में आके एक साल जो अपने पॉलिटिकल मेंटोर की गाइडेंस में एक साल इन्होंने इंडिया घूमा और उसके बाद कर्म कांड किए, उसको हम इस पूरे चैप्टर में समझेंगे। तो 2 एमसीक्यू यहीं से हो गए। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, गांधी ने जो इंडिया छोड़ा था और जिस इंडिया में वो वापस आए थे वो बहुत अलग अलग 2 इंडिया थे। क्या डिफरेंसेस आ चुके थे इसके बारे में क्वेश्चन आता है। तो क्या लिख के आओगे, पहला पॉइंट, इंडिया में पॉलिटिकल एक्टिविटी बढ़ चुकी थी, इंडिया पॉलिटिकली काफी ज्यादा एक्टिव हो चुका था। हम अभी भी ब्रिटिश कॉलोनी में थे लेकिन पॉलिटिकली एक्टिव हो चुके थे। कांग्रेस ने क्या किया था, अपनी ब्रांचेस हर एक मेजर सिटी और टाउन में स्प्रेड कर ली थी। स्वदेशी मूवमेंट के थ्रू कांग्रेस की जो अपील थी वो बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। अब स्वदेशी मूवमेंट की डेट एमसीक्यू 1905 1907 की हम बात कर रहे हैं, जिस टाइम पीरियड में बहुत सारे लोग अब कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे थे। एंड इन मूवमेंट्स के थ्रू लाल बाल पाल जैसे टावरिंग लीडर्स इंडिया को मिल गए थे। कौन है ये, इनका खुद का क्वेश्चन भी आ जाता है। बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र के, बिपिन चंद्र पाल बंगाल के, लाला लाजपत राय पंजाब के, ऐसे बड़े बड़े लीडर्स अब इमर्ज हो चुके थे और इनके थ्रू हमें पता चलता है कि इंडिया के हर एक कोनों में एक्टिव पार्टिसिपेशन हमारे इंडिया में हो रहा था। लाल बाल पाल, इनके लिए हम इलिट्रेशन यूज करते हैं जो इंडिया के ऑल इंडिया स्ट्रगल को भी एक्सप्रेस करता है। अब ये जो लाल बाल पाल है ये मिलिटेंट ऑपोजिशन, जो कि थोड़े से अग्रेसिव ग्रुप है हमारे लीडर्स का, उनको बिलोंग करते हैं। लेकिन फिर एक दूसरा ग्रुप ऑफ लीडर्स आता है जो कि मॉडरेट्स की कैटेगरी में आते हैं और इसमें आप याद रखेंगे इसके एग्जाम्पल हैं गोपाल कृष्ण गोखले जो कि गांधी जी के पॉलिटिकल मेंटोर थे, एंड मोहम्मद अली जिन्ना। इनके बारे में बताया गया कि गांधी जी की तरह ये भी गुजराती एक्सट्रैक्शन के थे, इन्होंने भी लंदन से पढ़ाई करी थी, ये भी एक लॉयर थे। अब अगला क्वेश्चन 1916 बीएचयू वाला एमसीक्यू में आएगा कि गांधी जी की फर्स्ट पब्लिक अपीयरेंस कहां थी। तो 1916 में बीएचयू के इनॉग्रेशन में गांधी जी ने क्या किया, इसका भी क्वेश्चन आ जाता है। तो सबसे पहले तो यही लिख देना कब इनकी पहली अपीयरेंस हुई। उसके बाद क्या हो रहा था, यहाँ पे बीएचयू की ओपनिंग थी एंड ये जो बीएचयू थी वो इंडियन पैसे से बनाई गई थी। तो इंडियन जो प्रिंसेस थे, जो फिलैंथ्रोपिस्ट थे, उन लोगों को यहाँ पे बुलाया गया था ओपनिंग सेरेमनी में। कांग्रेस के लीडर जैसे कि एनी बेसेंट जी भी यहाँ पे मौजूद थी। तो बड़े बड़े लोग आए थे। गांधी जी वॉज रिलेटिवली अननोन, गांधी जी ने इंडिया में कुछ उखाड़ा ही नहीं है, अभी साउथ अफ्रीका के काम के बेसिस पे उनको बुलाया गया है। लेकिन गांधी जी ने स्पीच में यहाँ पे आग लगा दी। अब स्पीच के जो कुछ की टर्म्स मैंने यहाँ पे बोल्ड कर दिए हैं, इसको अगर आप रट्टा मार लोगे ना और आंसर में मेंशन करके आ पाओगे तो वजन तुम्हारे आंसर का थोड़ा बढ़ जाएगा। इन्होंने इसको सर्टेनली अ मोस्ट गॉर्जियस शो बुलाया। रिचली बिडेक्ड नोबलमैन, जो यहाँ पे सजे धजे नोबलमैन बैठे हुए थे, उनको बोला कि आप यहाँ पे बैठे हुए हो लेकिन कितने मिलियंस ऑफ पुअर है इंडिया के जो यहाँ पे मौजूद नहीं है। तो इस गैप को गांधी जी ने पॉइंट आउट किया। गांधी जी ने बोला कि देयर इज नो सेलिब्रेशन फॉर इंडिया जब तक आप खुद को इस ज्वेलरी से स्ट्रिप करके अपना पैसा इन गरीब लोगों को, जो पेजेंट्स हैं, जो वर्किंग क्लास के लोग हैं, उन लोगों के लिए जब तक आप अपना पैसा नहीं लगाओगे, जब तक उन लोगों को आप सर्व नहीं करोगे, इंडिया कैन नॉट गेन इंडिपेंडेंस। तो गांधी जी ने सेल्फ कॉन्ग्रेचुलेटरी टोन नहीं बल्कि एक रियलिटी चेक वाली टोन को अडॉप्ट किया। एंड गांधी जी के बारे में लिख के आ जाना कि एक लेवल पे ये भी चीज दिखा रहे थे कि इस टाइम पीरियड तक
1916 में सब लोग एक नेशनलिस्ट कॉज को सेलिब्रेट करने के लिए, बीएचयू की ओपनिंग की सेलिब्रेट करने के लिए ताली मारने आए थे, लेकिन गांधी जी ने बोला कि ये तो सिर्फ नोबल्स आए हैं एंड हेंस द नेशनलिज्म अभी का जो है वो सिर्फ और सिर्फ लॉयर्स, डॉक्टर्स, लैंडलॉर्ड्स का फिनोमिना है, इसमें पेजेंट्स और पुअर सेक्शन तो है ही नहीं। ये वाला जो आपको एक हमारे प्रीमियम नोट्स का स्क्रीनशॉट देखने को मिल रहा है, इसमें आपको कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स देखने को मिल रही हैं। 1917 में गांधी जी ने चंपारण में, 1918 में गांधी जी ने गुजरात में 2 एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट लिया, एक लेबर डिस्प्यूट अहमदाबाद में और फिर खेड़ा में जो पेजेंट्स का डिस्प्यूट चल रहा था उसमें पार्टिसिपेट किया। तो ये तीनों जो हमारे मूवमेंट्स हैं 17 और फिर 18 में ये 2, ये इंपॉर्टेंट है, ये लोकलाइज्ड स्ट्रगल्स थे जो गांधी जी कर रहे थे। ये हमारे प्रीमियम नोट्स हैं, अगर इनका आपको एक्सेस चाहिए तो आप हमारे twinbros.in पे जाके इनको खरीद सकते हैं। तो अब मान लेते हैं इसी का क्वेश्चन आ जाता है कि गांधी जी ने जो लोकलाइज्ड स्ट्रगल्स इंडिया में किए, ऐसे आ सकता है या फिर डायरेक्टली आ सकता है कि चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा रीजन में जो गांधी जी ने स्ट्रगल्स किए, इन्होंने ये चीज देखा है कि गांधी जी पुअर सेक्शंस का, लेबरिंग क्लास का, जो पेजेंट्स हैं उनका बहुत ज्यादा ख्याल रख रहे थे। एग्जांपल्स के साथ एक्सप्लेन करो। तो जब गांधी जी के लोकल स्ट्रगल्स की हम बात कर रहे हैं तो ये आप मेंशन करेंगे, चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा, डेट्स इनकी याद रखेंगे। यहाँ पे गांधी जी ने पुअर सेक्शंस के लिए काम किया। चंपारण में जो पेजेंट्स हैं उनके एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट इन्होंने एक्टिविटीज करी। हमारे पेजेंट्स को फ्रीडम टू कल्टीवेट, जो भी क्रॉप्स वो उगाना चाहते हैं उसकी फ्रीडम, टेन्योर सिक्योरिटी दिलाना चाहते थे। अहमदाबाद में मिल वर्कर्स के लिए काम किया। खेड़ा में अगेन हमारे जो लोग थे उनके लिए रेमिशन ऑफ रेवेन्यू, कि भाई टैक्स की माफी करवा दो या फिर टैक्स कम करवा दो, इस चीज के लिए काम किया। तो बेसिकली सारे जो पुअर सेक्शंस थे उनके लिए गांधी जी अपना सत्याग्रह इनिशिएट कर रहे थे। तो ये आप आंसर में मेंशन करके आएंगे। लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, जिसमें आपसे पूछेगा रॉलेट सत्याग्रह के बारे में, कि कैसे गांधी जी लोकलाइज स्ट्रगल करते करते एक नेशनल हीरो बन गए, कैसे गांधी जी एक नेशनल फिगर बने, उसके बारे में बताओ। तो रॉलेट सत्याग्रह के बारे में आप लिख के आओगे। 1914 to 18 क्या चल रही थी? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। इस टाइम पीरियड में कुछ स्ट्रिक्ट मेजर्स थे कि सेंसरशिप हो गया, डिटेंशन विदाउट ट्रायल हो गया, ये सारी चीजें चल रही थी। लेकिन वॉर खत्म होने के बाद सर सिडनी राउलेट की कमिटी ने बोल दिया कि ये सारे जो स्ट्रिक्ट मेजर्स हैं इसको हम कंटिन्यू करेंगे। तो इसके प्रोटेस्ट में गांधी जी ने अपना रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट नेशन वाइड स्ट्रगल को लॉन्च किया एंड गांधी जी को बहुत सारा सपोर्ट भी मिलता है। पूरे इंडिया के नॉर्दर्न वेस्टर्न रीजन्स में शॉप्स बंद होने लग गए, स्कूल्स लोगों ने छोड़ना चालू कर दिया। बंद के कॉल को गांधी जी के रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिल रहा था। और ये जो रिस्पॉन्स था, जो एजिटेशन थे, वो पंजाब में बहुत ज्यादा थे। क्यों? क्योंकि वॉर के टाइम पे पंजाब ने ब्रिटिश सपोर्ट एक अपना रिप्रेजेंट किया था। वो सपोर्ट कर रहे थे ये सोच के कि जैसे ही वॉर खत्म होगी हमें रिवॉर्ड मिलेगा। बट उनको क्या मिला? उनको मिला रॉलेट एक्ट एंड हेंस पंजाब में बहुत गुस्सा थे ये लोग ब्रिटिश पावर के अगेंस्ट। तो पंजाब के रीजन में गांधी जी भी जा रहे थे, तो गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया। वहां के जो लोकल लीडर्स थे कांग्रेस वगैरह के, उनको अरेस्ट कर लिया गया। एंड होता क्या है फाइनली? अप्रैल 1919, डेट आप याद रखेंगे, अमृतसर में ब्रिटिश ब्रिगेडियर ने ओपन फायर को अनाउंस कर दिया कि जो गैदरिंग चल रही है उस पर आप अटैक कर दो। एंड इस इंसिडेंट को बुलाया जाता है द जलियांवाला बाग मैसेकर, जिसमें हंड्रेड्स को मार डाला गया था, ना जाने कितनों को इंजर्ड किया गया था। अगला क्वेश्चन है नॉन कोऑपरेशन के बारे में। अगेन ये तो सबसे इंपॉर्टेंट, उससे भी ज्यादा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा है नॉन कोऑपरेशन का। क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि बताओ कि नॉन कोऑपरेशन क्या था, क्यों था, कैसे था। लुई फिशर ने इसके बारे में क्या बोला? कैसे भी क्वेश्चन आए, नॉन कोऑपरेशन वाज नेगेटिव इनफ टू बी पीसफुल बट पॉजिटिव इनफ टू बी इफेक्टिव। कैसे भी क्वेश्चन आए, आपको नॉन कोऑपरेशन की डिटेल्स अगर पता होंगी तो आप आंसर फ्रेम कर पाओगे। इंट्रोडक्शन में लिख देना, रॉलेट सत्याग्रह के सक्सेस के बाद गांधी जी को लगा कि अब तो कुछ बड़ा कर सकते हैं, तो गांधी जी ने लॉन्च किया अपना नॉन कोऑपरेशन, जिसमें ब्रिटिश रूल के साथ नॉन कोऑपरेट करना था। तो इंडियंस ने, हमारे जितने भी इंडियंस हैं, उन्होंने गवर्नमेंट रन स्कूल कॉलेज जाना बंद कर दिया। लॉयर्स ने लॉ कोर्ट जाना बंद कर दिया। लोग
टैक्स पे करने से रिफ्यूज कर रहे थे। एंड गांधी जी का पॉइंट याद रखो, गांधी जी ने बोला कि अगर 1 साल नॉन कॉपरेशन अच्छे से चला लिया ना तो हमें स्वराज मिल जाएगा। एंड सिर्फ हिंदूज ज्वाइन ना करें, मुस्लिम्स भी ज्वाइन करें नॉन कॉपरेशन को, इसलिए गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन को खिलाफत मूवमेंट के साथ मिक्स इन कर दिया। खिलाफत मूवमेंट क्या था? जो कैलिफेट के रेस्टोरेशन के लिए चल रहा था, ये एक मुस्लिम मूवमेंट था। हुआ ये, जो कैलिफेट जो कि मुस्लिम रिलीजियस और स्पिरिचुअल लीडरशिप है उसको केमाल अतातुर्क ने एबॉलिश कर दिया था। हमारे जो मुस्लिम लोग थे वो उसके रेस्टोरेशन के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, तो हमारे गांधी जी ने खिलाफत को हमारे कॉपरेशन के साथ नॉन कॉपरेशन के साथ मिक्स इन कर दिया ताकि हिंदूज और मुस्लिम्स दोनों ब्रिटिश साइड के अगेंस्ट फाइट करें। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप लिख के आएंगे। अब देखो, इसका 8 मार्क का क्वेश्चन आएगा ना तो ये सारी डिटेल्स लिखना पड़ेगी, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन ऐसे ही आ जाता है कि नॉन कॉपरेशन क्या है वो मत समझाओ, उसके इम्पैक्ट बताओ। तो इम्पैक्ट में लिख के आना, या फिर एक हेडिंग भी आप यहाँ पे आंसर में बना सकते हैं कि इम्पैक्ट्स ऑफ नॉन कॉपरेशन, और लिख देना कि भाई इतना ज्यादा मास पार्टिसिपेशन देखने को मिला जितना आज तक कभी इंडिया में किसी मूवमेंट में नहीं हुआ है। बच्चों ने स्कूल जाना बंद कर दिया, लॉयर ने कोर्ट अटेंड करना बंद कर दिया। ये नंबर्स याद रखने पड़ेंगे, तभी तो आपका आंसर एकदम टॉपर वाला लगेगा। 1921 में 396 स्ट्राइक्स हुई, 600,000 वर्कर्स इन्वॉल्व थे, अप्रोक्सीमेटली अबाउट 7 मिलियन वर्क डेज का लॉस हुआ। और सिर्फ हमारे अर्बन रीजन्स में नहीं, कंट्री साइड में भी, इसमें भी आपको एग्जांपल्स लिखने पड़ेंगे। जो नॉर्दर्न आंध्रा के हिल ट्राइब्स थे वो फॉरेस्ट लॉज को ब्रेक कर रहे थे, अवध के जो पेजेंट्स थे वो टैक्स पे करने से मना कर रहे थे, हमारे कुमाऊं के जो कल्टीवेटर्स थे वो कॉलोनियल ऑफिशियल्स के लोड्स नहीं उठा रहे थे। और हमारे लुई फिशर भाई ने क्या बताया महात्मा गांधी के बारे में? महात्मा गांधी के 2 बायोग्राफर्स इस चैप्टर में हमने देखे हैं, एक का नाम है लुई फिशर, दूसरे का नाम है डीजी तेंदुलकर। याद रखेंगे आप दोनों। इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला कि इट इज एन इपॉक इन द लाइफ ऑफ गांधी एंड इंडिया। बेसिकली एक बहुत इंपॉर्टेंट फेज है नॉन कोऑपरेशन इंडिया और गांधी जी की लाइफ का। इसके बाद ये लाइन जो नेगेटिव इनफ और पॉजिटिव इनफ वाली है, ये क्वेश्चन में भी आ सकती है, नहीं आती तो आप आंसर में मेंशन करके आएंगे। एंड बेसिकली ये बोल रहे थे कि गांधी जी ने जो ये नॉन कॉपरेशन किया है, इट इज ट्रेनिंग फॉर सेल्फ रूल, एक बहुत इंपॉर्टेंट मूवमेंट है। तो ये सारी नॉन कॉपरेशन की डिटेल्स हो गई, लेकिन सिर्फ इतनी ही नहीं है, हम थोड़ी और यहाँ अगले क्वेश्चन में भी देख लेते हैं। क्वेश्चन कभी कभी ना सिर्फ पूछेगा नहीं नॉन कॉपरेशन के बारे में, ये भी बोलेगा कि वो कॉल ऑफ क्यों किया गांधी जी ने, खत्म क्यों किया गांधी जी ने। ऐसे जब क्वेश्चन पूछेगा, पहले ये आपको इम्पैक्ट बताया गया है, पीछे भी हमने डिस्कस कर लिया। 1857 के बाद पहली बार ब्रिटिश राज इतना ज्यादा हिला था नॉन कॉपरेशन में, ठीक है, लेकिन खत्म क्यों हुआ? चौरी चौरा इंसिडेंट के कारण। चौरी चौरा क्या है? ये हमारी एक बस्ती है जिसमें एक हादसा हो गया था फरवरी 1922 में। हुआ ये कि यहाँ के हमारे पुलिस कांस्टेबल्स को आग लगा के जला दिया गया। ये आप एक्सप्लेन करेंगे। और गांधी जी ने इसके बाद बोला कि कुछ भी उनने किया हो आपके साथ, आप ऐसे लोगों को जला नहीं सकते, आप ये वायलेंट एक्ट नहीं कर सकते। तो इसके बाद गांधी जी ने इस नॉन कॉपरेशन को कॉल ऑफ कर लिया। ये आप यहाँ पे लिख के आएंगे, क्योंकि गांधी जी वो सपोर्टिंग नॉन वायलेंस, सत्याग्रह नॉन वायलेंट होना चाहिए था। गांधी जी ने बोला आप वायलेंट करेंगे, वायलेंस करेंगे तो इट इज नॉट जस्टिफाइड। इसके बाद मार्च 1922 में गांधी जी को सेडिशन के चार्जेस में 6 साल की सजा सुनाई गई। एंड उसके बाद ये जो नेशनल हमारा मूवमेंट था ये खत्म हो गया। अब बाय चांस क्वेश्चन आता है कि गांधी जी ने बीएचयू में जो बोला था कि नेशनलिज्म को ट्रांसफॉर्म करना है, वो कैसे एक्चुअल में उन्होंने कर भी दिया 1922 आते आते। अगर गांधी जी के नेशनलिज्म के ट्रांसफॉर्मेशन का क्वेश्चन आता है, गांधी जी ने कैसे अपने वर्ड्स फुलफिल किए, इसका क्वेश्चन आता है, तो आप लिखेंगे इन सारी चीजों के बारे में। 15 में यहाँ पे ना सारी डिटेल एक एक करके मेंशन है, आप अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन कर सकते हैं। 15 में गांधी जी आए, 16 में उन्होंने अनाउंस किया कि भाई ये जो नेशनलिज्म है ये तो एक एलीट फिनोमेना है, इसमें वर्किंग क्लास पेजेंट क्लास के जो लोग हैं वो तो पार्टिसिपेट कर ही नहीं रहे हैं। 1917 में लोकलाइज स्ट्रगल्स किए, 18 में लोकलाइज कैंपेन्स किए, 19 में नेशन वाइड मूवमेंट किया। और पहली बार क्या हुआ है? पहली बार जो एक ऐसा लीडर आया है जो आम जनता के लिए लड़ाई कर रहा है, वो
पेजेंट्स को पार्टिसिपेट करा रहा है, नॉर्मल जो लोग हैं पुअर सेक्शंस उनको पार्टिसिपेट करा रहा है। तो होता क्या है, पहली बार कोई ऐसा एक लीडर आया है जिसकी सोसाइटी में बहुत ज्यादा एक मास अपील है, जो मासेस है सोसाइटी के वो अब मूवमेंट्स को ज्वाइन कर रहे थे। तो यही आप लिख के आएंगे कि गांधी जी ने बेसिकली क्या किया है। गांधी जी ने इस नेशनलिज्म को जो इंडिया था उसको एक मास फिनोमेना बना दिया है, एलिट फिनोमेना अब वो नहीं रहा है। उसी से रिलेटेड हमें नीचे वाले पॉइंट्स देखने को मिल रहे हैं। क्वेश्चन देखो अलग अलग तरीके से आता है, तो अलग अलग चीजें आपको लिखनी पड़ेंगी अपने आंसर में। अगर क्वेश्चन पूछता है कि वो स्टेप्स बताओ जो गांधी जी ने लिए, तो ऊपर वाले तरीके से आप आंसर लिखेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछता है कि गांधी जी ने क्या कर दिया था, गांधी जी की जो पॉपुलैरिटी थी इट वाज अनप्रेसिडेंटेड, मतलब इतनी पॉपुलैरिटी किसी और लीडर की नहीं थी, इस चीज को एक्सप्लेन करो। तो आप पहला पॉइंट बना के आ सकते हो कि गांधी जी ने 1922 आते आते तक इंडियन नेशनलिज्म को ट्रांसफॉर्म कर दिया था। अब देखो यहाँ पे सब क्वेश्चंस भी डाले हुए हैं, क्योंकि कई बार ऐसे ही पूछ लेता है कि गांधी जी की इतनी अपील बढ़ क्यों रही थी, तो ये वाले पॉइंट्स आप एक्सप्लेन करेंगे। तो उसी सब चीजों को हम देख लेते हैं कि कैसे गांधी जी ने नेशनलिज्म को ट्रांसफॉर्म किया, किन मेथड्स का यूज करके। गांधी जी बहुत ज्यादा क्लोजली आइडेंटिफाई कर रहे थे जो गरीब लोग हैं उन लोगों के साथ। गांधी जी धोती पहन रहे थे, चरखा चला रहे थे, जिसके कारण लोग गांधी जी से कनेक्ट कर पा रहे थे। तो क्लेवर यूज ऑफ सिंबल्स गांधी जी का हमें देखने को मिल जाता है धोती और चरखा में। इसके अलावा गांधी जी क्या कर रहे थे, अपनी पॉपुलैरिटी मासेस में बढ़ा रहे थे। बहुत सारे से रूमर्स, इसका भी अलग से क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, रूमर्स ऑफ बहुत सारी बातें थी जो गांधी से एसोसिएटेड फैल रही थी। लोग बोल रहे थे कि एक सेवियर आ गया हमें बचाने के लिए। गांधी जी को गांधी बाबा, गांधी महाराज जैसे टर्म से बुलाया जा रहा था। बेसिकली गांधी जी की जो अपील थी वो पुअर सेक्शंस में बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। इससे हमें क्या समझ में आता है, इससे हमें समझ में आता है कि अब नेशनलिज्म में जो पुअर सेक्शंस हैं वो लोग उतर के आ रहे थे और गांधी जी को सपोर्ट कर रहे थे हर एक मूवमेंट में। भाई कमेंट सेक्शन में मुझे कोई दूसरा कमेंट नहीं चाहिए, सिर्फ एक कमेंट बापू। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 8 मार्क्स के लिए बनता है क्विट इंडिया स्ट्रगल का। अलग अलग तरीकों से पूछा जाएगा। जैसे ही तुम्हें क्वेश्चन में क्विट इंडिया टर्म देखने को मिल जाए, ये सारे पॉइंट्स तुम्हें 8 मार्क्स के लिए एक्सप्लेन करके आने पड़ेंगे। सबसे पहले क्या लिख के आना, हमें लिख के आना अगेन हमें ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट। ये गांधी जी का थर्ड मेजर मूवमेंट था जिसमें हमें बहुत सारे स्ट्राइक्स एंड प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे थे। इस मूवमेंट की स्पेशल बात ये थी कि जो यंग लीडर्स हैं वो लोग इसको बहुत ज्यादा चला रहे थे, क्योंकि गांधी जी और बड़े बड़े जो इंडिया के लीडर्स थे उनको तो पहले ही जेल में डाल दिया गया था। बच्चे स्कूल कॉलेज छोड़ रहे थे। इसके अलावा हमारे जो ऑफिसेस थे उनको छोड़ा जा रहा था, लॉयर्स कोर्ट नहीं जा रहे थे। ये सारी चीजें हमें देखने को हर मूवमेंट में मिल जाती हैं। हमारी जो विमेन थी वो भी पार्टिसिपेट कर रही थी, बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे थे। थाउजेंड्स ऑफ इंडियंस जो थे वो इस मास मूवमेंट में आ रहे थे, स्ट्राइक्स बॉयकॉटिंग वगैरह का काम कर रहे थे। एंड गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को, हर एक चीज को जो ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन से एसोसिएटेड थी उसको अटैक किया जा रहा था। एंड लिख के आना कि बहुत हमारे जो सोशलिस्ट लीडर थे जेपी नारायण जैसे लोग, ये अंडरग्राउंड रेजिस्टेंस पोज कर रहे थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट। तो ये सारे जो एक्शंस हैं वो हमारे क्विट इंडिया में लिए जा रहे थे। अब ये वाला जो आपको स्क्रीनशॉट देखने को मिल रहा है हमारे प्रीमियम नोट्स का, ये मैंने इसलिए डाला है क्योंकि इससे मैंने डायरेक्ट कोई क्वेश्चन नहीं डाला है। इसके क्वेश्चन ज्यादा आते भी नहीं है, बट एमसीक्यू में बन सकता है या फिर एक सब क्वेश्चन आ सकता है 1928 में क्या क्या चल रहा था। तो 1928 में एक ऑल इंडिया कैंपेन चल रहा था साइमन कमीशन के अगेंस्ट, और बरडोली में पेजेंट सत्याग्रह चल रहा था। ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं है क्योंकि बापू ने इन दोनों चीजों में कुछ नहीं किया। गांधी जी ने अपना ब्लेसिंग इनको दे दिया था लेकिन डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं किया था। दिसंबर 1920 में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। सबसे पहले लाहौर का जो एनुअल कांग्रेस सेशन था वो होता है, और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जवाहरलाल नेहरू को अब यहाँ पे कांग्रेस का प्रेसिडेंट बना दिया गया था। पहले इनके पापा जी थे, अब ये बन गए थे, तो पासिंग द बैटन का काम हो गया था। नई जनरेशन प्रेसिडेंट बन गई थी और इन्होंने अपना डिक्लेरेशन कर दिया था कि अब हमें चाहिए पूर्ण स्वराज, यानी कि ब्रिटिश राज से कंप्लीट इंडिपेंडेंस। अब एक क्वेश्चन तुमसे पूछ सकता है गांधी ने क्या बोला था भाई इंडिपेंडेंस डे में क्या करना है। जब ऐसे करके क्वेश्चन आएगा ना तो सबसे पहले तो याद रख लो 26 जनवरी 1930 से हमने इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करना चालू कर दिया था। इंपॉर्टेंट एक डेट है। क्यों कर दिया था? क्योंकि अब हमें चाहिए
चाहिए था इंडिपेंडेंस, तो इस डे को अनाउंस किया गया कि इसमें हम इंडिपेंडेंस डे को मनाएंगे। क्या क्या होता था, नेशनल फ्लैग होइस्ट किया जाता था, पैट्रियोटिक सॉन्ग्स गाए जाते थे। अब गांधी ने क्या बोला था, इसको अच्छे से सुन लो। गांधी जी ने बोला था कि हर एक विलेज में, हर एक सिटी में सबसे पहले तो हमें हर एक जो मीटिंग हम करेंगे वो एकदम सेम टाइम में करनी है, और जो अनाउंसमेंट्स वगैरह हम करेंगे मीटिंग्स की, सेलिब्रेशंस की, उसको हमें पुराने स्टाइल से बीटिंग द ड्रम पीट के हमें अनाउंसमेंट्स करनी चाहिए। नेशनल फ्लैग को हम हॉइस्ट करेंगे, हम कंस्ट्रक्टिव प्रोडक्टिव काम में अपना टाइम स्पेंड करेंगे। आप क्या है, अब प्रोडक्टिव काम, प्रोडक्टिव काम इन द सेंस आप चरखा चला सकते हो, अनटचेबल्स को सर्व कर सकते हो, प्रोहिबिशन वर्क कर सकते हो, हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए काम कर सकते हो, ऐसे काम करेंगे। और गांधी जी ने क्या बोला, आप सबको एक प्लेज ले लेना है कि अब हम हमारे जो इनएलिएनेबल राइट्स है उनके लिए लड़ाई करेंगे। कोई भी ऐसी गवर्नमेंट आती है जो हमसे हमारे राइट्स छीनती है या फिर हमसे हमारे हार्ड वर्क का जो फ्रूट्स है उसको छीनती है, तो ऐसी गवर्नमेंट को हम हटा देंगे। तो ऐसी गांधी जी ने अपनी बातें करी थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन बहुत, अब देखो ऊपर वाले को मैंने बहुत इंपॉर्टेंट नहीं बोला, कुछ लोग बोलते हैं यार क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट बोल देते हो, मैंने नहीं बोला, आता है बट कम आने के चांसेस हैं। ये वाला आने के चांसेस बहुत पीक है। क्विट इंडिया, नॉन कोऑपरेशन और सॉल्ट लॉ, ये तीन के जो क्वेश्चंस है ना ये बहुत ज्यादा आते हैं। तो सॉल्ट मार्च का, सॉल्ट लॉ का क्वेश्चन आएगा, तो एक नहीं यहां से 2-3 टॉपिक के क्वेश्चंस हम देखेंगे। सबसे पहले समझेंगे सॉल्ट लॉ था क्या और क्यों इसके अगेंस्ट गांधी जी एक्शंस ले रहे थे, फिर हम समझेंगे कि गांधी जी ने क्या एक्शन लिए, फिर हम समझेंगे कि इससे क्या इंपैक्ट पड़ा। सबसे पहले सॉल्ट लॉ ये बोलता था कि ब्रिटिश मोनोपोली रहेगी सॉल्ट मेकिंग पे, कोई और सॉल्ट नहीं बना सकता। एंड ये जो चीज थी ना, इट वाज वाइडली डिसलाइक्ड, क्योंकि ब्रिटिश बहुत महंगे दाम पे 14 टाइम्स प्राइसेस पे 1000% टैक्स लगा के सॉल्ट को बेचा करते थे। तो इतना महंगा ऑर्डिनरी लोगों के लिए मुश्किल हो जाता था। तो सारी जो जनता थी वो ब्रिटिश सॉल्ट लॉ के अगेंस्ट में थी। तो गांधी ने बोला कि भाई ये तो बढ़िया चीज है, क्योंकि पूरे इंडिया को हम अगेंस्ट द ब्रिटिश इस मूवमेंट के थ्रू कर पाएंगे। एक चीज आप लिख के आ जाएंगे। तो इसलिए गांधी जी ने सॉल्ट को पकड़ा था, और ये गांधी जी की टैक्टिकल विजडम को एक्सप्लेन करता है कि कैसे गांधी जी समझते थे कि किस चीज को टारगेट करने से एक वाइडर डिस्कंटेंट क्रिएट किया जा सकता है। तो जब ये क्वेश्चन आएगा कि गांधी जी की विजडम को एक्सप्लेन करो, सॉल्ट को क्यों पिक किया एक्सप्लेन करो, तो ये सारे पॉइंट आप लिखेंगे। अब क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि गांधी जी की सॉल्ट मार्च को एक्सप्लेन करो, या फिर इस तरीके से एक सेंटेंस आ सकता है कि गांधी जी मोबिलाइज्ड अ ग्रेट अमाउंट ऑफ डिस्कंटेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश राज थ्रू द सॉल्ट मार्च, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट। जब ऐसे करके सॉल्ट मार्च के बारे में क्वेश्चन आएगा तो क्या क्या लिखोगे। डेट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले गांधी जी ने मार्च 1930 को अपना सॉल्ट मार्च को लॉन्च किया। 12 मार्च से अपने साबरमती आश्रम से चलना चालू किया, 3 हफ्ते तक चलते रहे, सी शोर तक पहुंचे और वहां पे नमक उठा लिया। बेसिकली जो सॉल्ट लॉ था उसको ब्रेक कर दिया। एक और चीज याद रख सकते हो, लॉर्ड इरविन को गांधी जी ने पहले से ही बता दिया था हम ये चीज करने वाले हैं, लेकिन उन्होंने सोचा कि अरे ठीक है भाई, बुढ़ा चल लेगा, थोड़ा क्या ही फर्क पड़ेगा, लेकिन फर्क पड़ा, उसको हम जरा देख, ये मैंने नहीं बोला है, उन्होंने सोचा, ऐसा मैं बता रहा हूं। ठीक है, तो ये चीज हमें देखने को मिलती है। ये डेट आप याद रखेंगे। अब एक ही मार्च नहीं थी, एक मार्च तो गांधी जी ने करी थी, इसके अलावा अलग अलग जगहों पे लोग अपनी अपनी मार्चेस भी कर रहे थे, ये पॉइंट लिख के आना। और हुआ क्या था इसके बाद, नियरली ब्रिटिश रिप्रेशन में 60,000 इंडियंस वर अरेस्टेड इंक्लूडिंग गांधी जी हिमसेल्फ। अब क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि इंपैक्ट ऑफ सॉल्ट मार्च बताओ, तो इसमें ये पॉइंट भी लिख देना। एक और चीज क्वेश्चन में पूछी जा सकती है कि सॉल्ट मार्च से गांधी जी को वर्ल्ड अटेंशन मिला, इसको एक्सप्लेन करो। या फिर एक मेन क्वेश्चन जो यहां से आता है कि टाइम ने गांधी जी के बारे में क्या बोला, टाइम ने कैसे पलटी मारी, टाइम ने कैसे अपने ओपिनियंस चेंज किए, उसके बारे में एक्सप्लेन करो। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं टाइम, जो कि अमेरिकन न्यूज मैगजीन है, उसने गांधी जी के बारे में क्या बोला था। स्पाइंडली फ्रेम है, एकदम पतला दुबला सा, स्पाइडरी लॉइंस, थोड़ा सा इधर स्पाइडरी लॉइंस तो सुनने में भी खराब लगता है कि एकदम स्पाइडरी मतलब होता है कि एकदम पतला दुबला मकड़े जैसा होता है ना, शरीर एकदम पतला दुबला टाइप का, उस टाइप का गांधी जी को रिमार्क कर रहा है कि कोई फिजिकल स्ट्रेंथ तो है नहीं। इट इज एन इमेसिएटेड मतलब होता है अगेन फिजिकली वीक, एक पतला दुबला सा सेंट है जो कि चलने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इन्होंने बोला कि बस
2 दिन चले ही और फिर गांधी जी ऐसे गिर गए मानो कि गांधी जी में कोई स्ट्रेंथ बची ही नहीं है, ये इतनी बड़ी वर्क नहीं कर पाएंगे। तो ये मानना था हमारी किसका, ये मानना था हमारी टाइम मैगजीन का। लेकिन जब गांधी जी चलते चले गए ना तो गांधी जी के फॉलोअर्स बढ़ते जा रहे थे। तो उसके बाद टाइम ने पलटी मारी और गांधी जी के बारे में बोला कि इन्होंने अपनी वॉक के थ्रू ब्रिटिश रूलर को एंजियस कर दिया है। अब जो टाइम था वो गांधी जी को एक स्टेट्समैन, एक सेंट बुला रहा था एंड बोल रहा था कि गांधी जी इज यूजिंग क्रिश्चियन एक्ट्स एज अ वेपन अगेंस्ट मेन विद क्रिश्चियन बिलीफ्स। बेसिकली अब गांधी जी की तारीफ में चल पड़ा था। अब अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि सॉल्ट मार्च वाज नोटेबल फॉर 3 मेन रीजंस। तो जब 3 रीजन का क्वेश्चन आएगा तो 3 रीजंस क्या है उसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहला वर्ल्ड अटेंशन। अब यूरोपियन और अमेरिकन प्रेस जो थी, जो न्यूज मैगजीन्स वगैरह थी, वो इसको कवर कर रही थी। एग्जाम्पल में टाइम का एग्जाम्पल लिख के आना। सेकेंड रीजन विमेन पार्टिसिपेशन। कमला देवी चट्टोपाध्याय ने गांधी जी से बोला था कि सिर्फ मेल्स को नहीं, विमेन को भी इंक्लूड करो। तो काफी ह्यूज नंबर में विमेन भी पार्टिसिपेट कर रही थी। और थर्ड जो सबसे इंपॉर्टेंट एक रीजन है, सॉल्ट मार्च के बाद ब्रिटिश को ये रियलाइजेशन हो गया था कि इनके पास जो पावर है वो हमेशा ऐसे नहीं टिकने वाली है। तो ये 3 रीजंस आप एक्सप्लेन करके आएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो एक लाइक तो बनता है। अब अगला क्वेश्चन जो है वो आपसे बोल रहा है कि एक्सप्लेन करो कि कैसे गांधी जी की डेथ के जो जस्ट पहले वाला टाइम पीरियड था, इट वाज द फाइनेस्ट आवर ऑफ गांधी जी लाइफ। जब गांधी जी के इंडिपेंडेंस के बाद के एक्शंस पूछे जाए, फाइनेस्ट आवर के बारे में क्वेश्चन आए तो क्या क्या लिख के आइएगा। 12 जनवरी 1948 गांधी जी की प्रेयर मीटिंग में गांधी जी ने बोला द वर्स्ट इज ओवर। इंडिपेंडेंस हमें मिल गई है, उसके बाद जो नेगेटिव चीजें होनी थी, जो लड़ाई धड़ाई हमारी हुई, इतना वायलेंस हमारा हुआ, जो हमारा पार्टीशन में जो वायलेंस हुआ, हो गया जो होना था, द वर्स्ट इज ओवर। गांधी जी बोल रहे थे कि भाई अब हम मिलके रहेंगे, अब हम पॉलिटिकली तो अलग हो चुके हैं लेकिन स्टिल इंडिया और पाकिस्तान अब दोस्तों की तरह रहेगा, हिंदू मुस्लिम अब साथ मिलके रहेंगे। ये गांधी जी खुद को एक होप दे रहे थे। गांधी जी के इस टाइम पीरियड को फाइनेस्ट आवर क्यों बुलाया जाता है? क्योंकि गांधी जी बहुत सारा काम कर रहे थे इस पीस को लेके आने के लिए। गांधी जी इंडिया में जो मुस्लिम्स थे उनको कंसोल करने की कोशिश कर रहे थे। गांधी जी कम्युनल हार्मनी लाने की कोशिश कर रहे थे। गांधी जी लोगों के हार्ट में एक फ्रेंडलीनेस को वापस से भरने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन क्या ये हो पाया? ऑब्वियसली नहीं। अब एक और पॉइंट यहाँ पे याद रख लेना, गांधी जी ने क्या किया, गांधी जी दिल्ली की तरफ गए और वहां पे जो हमारे हिंदूज थे, जो सिख थे, उनको मनाने की कोशिश कर रहे थे। गांधी जी रेफ्यूजी कैंप्स में जा रहे थे, लोगों से मिल रहे थे। और डीजी तेंदुलकर ने, जो कि गांधी जी के एक दूसरे बायोग्राफर थे, उन्होंने बताया यहाँ पे कि भाई गांधी जी तो चाहते ये भी थे कि वो पाकिस्तान जाके हिंदूज और सिख जो वहां पे फंसे हुए हैं उनके लिए काम कर पाए। लेकिन गांधी जी का मानना पहले ये था कि अगर वो इंडिया में मुस्लिम्स को नहीं बचा पा रहे हैं तो वो पाकिस्तान में जाके हिंदूज और सिख के लिए कैसे आवाज उठा दे। ये पॉइंट मैंने एक्सप्लेन किया यहाँ पे नहीं है। क्यों? क्योंकि इससे बहुत बार ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन स्टिल ये चीज आपको पता होनी चाहिए, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। एक और चीज, गांधी जी के अगेंस्ट एक्शंस भी हो रहे थे। गांधी जी जब अपनी मीटिंग्स वगैरह में कुरान की रीडिंग्स करते थे या फिर मुस्लिम्स को प्रोटेक्ट करने की बातें करते थे तो लोग बोलते थे कि आप मुस्लिम क्यों कर रहे हो, आप हिंदूज और सिख की बातें क्यों नहीं कर रहे हो। लेकिन उसका जस्टिफिकेशन डीजी तेंदुलकर ने दिया था। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी कैसे कम्युनल हार्मनी के लिए काम कर रहे थे? तो एक थोड़ा सा वेग क्वेश्चन है, थोड़ा सा एक अंडरस्टैंडिंग वाला क्वेश्चन है। आप अपने वर्ड्स में लिख के आएंगे कि गांधी जी हार्मनी के लिए, रिस्पेक्ट एंड दोस्ती के लिए, म्यूचुअल ट्रस्ट को जनरेट करने के लिए काम कर रहे थे। पीछे वाले जो पॉइंट्स हमने देखे वो आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी के असैसिनेशन के बारे में पूछेगा और टाइम मैगजीन के अगेन ओपिनियंस के बारे में पूछेगा। तो आप याद रखेंगे 30 जनवरी को किसने किया? नाथुराम गोडसे ने किया। और इसके बाद क्या हुआ? पूरे इंडिया में काफी दुख फैल गया। बहुत सारे बड़े बड़े जो लोग थे वो अपना रिस्पेक्ट पे कर रहे थे गांधी जी की तरफ। तो ये आप एक्सप्लेन करेंगे और नाम आपको लिख के आना पड़ेगा कि जॉर्ज ऑरवेल और एल्बर्ट आइंस्टाइन जैसे लोगों ने भी अपना ट्रिब्यूट दिया। एंड इसके बाद टाइम मैगजीन के बारे में बता देना, टाइम ने क्या किया, अब्राहम लिंकन की जो मार्टियरडम थी उसके साथ गांधी जी की मार्टियरडम को कंपेयर किया। इसने बताया कि अब्राहम लिंकन को मार डाला था एक बाइगेटेड अमेरिकन ने, क्योंकि ये इक्वालिटी के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। और अब एक
बाइगटेड हिंदू है जिसने गांधी जी को मार डाला है, क्योंकि अगेन वो सोच रहे थे कि हिंदूज और मुस्लिम में दोस्ती हो सकती है। ये पॉइंट आप लिख के आ सकते हैं। बेसिकली अब टाइम बोल रहा था कि वी हैव कन्विव्ड एट द डेथ ऑफ अब्राहम एंड गांधी, कि हमने इस डेथ को हो जाने दिया है, हमने इनको बचाया नहीं, हमने इनके लिए आवाज नहीं उठाई, हमने शायद इनको अच्छे से सपोर्ट नहीं किया। बेसिकली अब गांधी जी की डेथ को जो टाइम है वो एक मार्टियरडम बता रहा था। अगला क्वेश्चन एक बहुत इंपॉर्टेंट 8 मार्क का क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ईजी 8 मार्क का क्वेश्चन है जो आपसे पूछेगा कि कैसे हम गांधी जी के पॉलिटिकल करियर को रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, सोर्सेस बताइए। तो हेडिंग्स है यहाँ पे 3-4, हेडिंग बस पढ़ लो, डिस्क्रिप्शन को अच्छे से सुन लो, आपको याद हो जाएगा। सबसे पहले पब्लिक एंड प्राइवेट जो ओपिनियंस हमें देखने को मिलते हैं। पब्लिक जैसे कि गांधी जी के कंटेम्पररीज की जो स्पीचेस देखने को मिलती है वो हो गई पब्लिक हमारे ओपिनियंस। प्राइवेट स्क्रिप्ट जैसे कि लेटर्स वगैरह जो हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन एक डिफरेंस क्या है, पब्लिक में ये लोग सोच समझ के बोला करते होंगे कि भाई पब्लिक ओपिनियन हमें एक वेल फ्रेम्ड रखना है। लेटर्स वगैरह में हो सकता है हमें एक पर्सनल ओपिनियन, लोगों का गुस्सा, ओपिनियन, ये सब चीजें देखने को मिल जाए। लेकिन ये जो डिस्टिंक्शन है ये वाटर टाइट बिल्कुल भी नहीं है, ये एक बहुत फ्लूइड डिस्टिंक्शन है। क्यों? क्योंकि जब गांधी जी लेटर लिखते थे तो उनको पता होता था कि भाई अभी के लिए प्राइवेट है, पता नहीं कब ये पब्लिक हो जाएंगी। तो प्राइवेट लेटर्स में भी ऐसी कोई बात नहीं करते थे जो उनको कैंसिल करा दे फ्यूचर में ले जाके। दूसरा सोर्स है ऑटोबायोग्राफीज। ऑटोबायोग्राफीज का दिक्कत क्या है, ये रेट्रोस्पेक्टिव अकाउंट होते हैं। मतलब क्या, इसको इंसान वैसे ही लिखेगा ना जैसे वो अपनी इमेज फॉर्म करवाना चाहता है। तो अगर आप किसी की ऑटोबायोग्राफी पढ़ रहे हो तो आपको ये ध्यान में रखना होता है कि अगर किसी चीज को ये नहीं मेंशन कर रहा है तो वो एक्चुअल में भूल गया है उस चीज को या फिर छुपाने की कोशिश कर रहा है। तो ये एक चीज पॉइंट आप एक्सप्लेन करना। अगला सोर्स है गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स। अब बहुत सारे गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स हमें देखने को मिल जाते हैं। हमें फोर्टनाइटली रिपोर्ट्स देखने को मिलती हैं जो कि होम डिपार्टमेंट इशू कर रहा था। हमें पुलिस की रिपोर्ट्स देखने को मिलती है, चाहे वो सॉल्ट मार्च हो चाहे वो बाकी उसके हो। बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंटल सोर्सेस देखने को मिलते हैं जो कि हमें दिखाते हैं कि कैसे गवर्नमेंट कई बार कंफ्यूज्ड रहती थी। गवर्नमेंट को एक एंजाइटी होती थी, गवर्नमेंट के दिल में एक डर था कि भाई क्या एक्शंस लिए जाएं। शायद इसलिए वो बहुत सारे रिपोर्ट्स जनरेट कर रहे थे गांधी जी से रिलेटेड। अगला एक सोर्स है न्यूज़पेपर, और न्यूज़पेपर के बारे में एक्सप्लेन कर देना। हमें नेशनलिस्ट न्यूज़पेपर देखने को मिलते हैं, हमें फॉरेन न्यूज़पेपर्स देखने को मिलते हैं। लेकिन इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि न्यूज़पेपर्स भी बायस्ड होते हैं। जो उसको पब्लिश कर रहा है हमें उसका ओपिनियन उसमें देखने को मिलता है। न्यूज़पेपर को भी आप एक फैक्चुअल सोर्स की तरह नहीं देख सकते। इसी के साथ ये चैप्टर हमारा खत्म होता है। लास्ट में मैंने कुछ ऑनररी मेंशंस डाले हुए हैं, लेकिन इनमें से एटलीस्ट 5 डिटेल्स अगर आपको पहले से याद नहीं थी तो हाईली रिकमेंडेड कि आप हमारी रैपिड रिवीजन सीरीज इसकी देख के आइए। लेकिन अगर ऐसा लगता है कि भाई बिल्कुल ही कुछ भी याद नहीं था इनमें से, तो एक्सप्लेनेशन वीडियो को एक बार देख लेना। साइनिंग ऑफ, देवटेन गुड़िया, बाय बाय। मेरी दोनों सेल्फ हेल्प बुक आपको Amazon, फ्लिपकार्ट पे मिल जाएंगी। डिकोडिंग ह्यूमैनिटीज सिर्फ और सिर्फ ह्यूमैनिटीज वाले बच्चों के लिए। एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू अवेयरनेस, हर एक उसके लिए जो लाइफ में ग्रो करना चाहता है। डिस्क्रिप्शन में दोनों बुक्स के सैंपल पीडीएफ्स मिल जाएंगे। पहले सैंपल पीडीएफ को पढ़िए, पेजेस पढ़ के अगर मजा आए तो फिर आप ऑर्डर कर सकते हैं।